हेलो हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स की क्लास को। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, हम कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पढ़ लिया है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बाद हमने एक्सरे डायफ्रेक्शन कवर कर ली है। उसके बाद हमने रेसिप्रोकल लैटिस कवर कर लिया है। उसके बाद हमने बॉन्डिंग्स एंड सॉलिड कवर कर ली है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ चलते हैं जिसका नाम है लैटिस वाइब्रेशन। लैटिस वाइब्रेशन। अच्छा, विजिबल नहीं होगा, एक सेकेंड। लैटिस वाइब्रेशन, राइट। तो लैटिस वाइब्रेशन क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। जब मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या कर दिया, एक पेन को गिरा दिया, आवाज आई, यही आवाज, राइट। किसी भी मटेरियल से, किसी भी सॉलिड से जब उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो उससे एक साउंड आती है, वो कहलाती है लैटिस वाइब्रेशन। क्या किसी भी क्रिस्टल, हम क्रिस्टल सॉलिड की बात कर रहे हैं, हमने शुरू में सॉलिड में क्रिस्टल क्रिएट किया, फिर उसकी ही प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो वही चीज किसी एक सॉलिड में जब हम डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं और उससे डिस्टरबेंस से एक साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, वो कहलाती है लैटिस वाइब्रेशन। लिख लीजिएगा, वैसे लिखने की जरूरत नहीं। लैटिस वाइब्रेशन क्या, डिस्टरबेंस होती है, राइट। जब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली डिस्टर्ब करते हैं एक सिस्टम को, राइट। एक्सटर्नली डिस्टर्ब करते हैं एक सिस्टम को और उस सिस्टम से आती हैं साउंड वेव्स, राइट। मान लो आपके पास एक सिक्का है, मेटल है, मेटल तो क्रिस्टल ही होता है, राइट। तो मेटल के सिक्के को आप जो है नीचे गिरा देते हैं, उसकी आवाज आती है, राइट। वैसे ही मान लो आप खाना खा रहे हैं, आपकी थाली, स्टील की थाली जो है नीचे गिर गई, बहुत जोर से आवाज आई। तो जो आवाज आई वो कहलाती है साउंड वेव्स, ओके। और ये जो साउंड वेव्स होती हैं, ये जिस क्रिस्टल में पैदा हुई उसी क्रिस्टल में रहती हैं। क्या, ये जो साउंड वेव्स पैदा हुई, ये जो जिस क्रिस्टल में पैदा हुई ना, ये उसी में ही रहती हैं। और उस क्रिस्टल, जिस क्रिस्टल से आवाज आ रही है, उसे हम कहते हैं फिर मीडियम। मीडियम, ठीक। वही सिस्टम फिर मीडियम बनेगा। यानी क्या चीज की साउंड वेव्स जो है एक मीडियम के माध्यम से ही ट्रेवल करती हैं। क्या, साउंड वेव्स एक मीडियम के माध्यम से ही ट्रेवल करती हैं। लास्ट टाइम जब भी हमारा एग्जाम हुआ था तो यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, डिफरेंस आया था साउंड वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। क्या डिफरेंस आया था कि फोनोन्स क्या होते हैं, राइट। तो हमें पता है फोटोन्स के बारे में, हमने सुना होता है कि एक क्वांटा ऑफ एनर्जी को फोटोन्स कहा जाता है, राइट। जो विजिबल लाइट होती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनके क्वांटा, यानी क्वांटा होता है छोटा पैकेट, छोटे 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 एनर्जी के पैकेट्स को फोटोन्स कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। और साउंड वेव्स में छोटे छोटे पैकेट्स को, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को, वेव्स के छोटे छोटे पैकेट्स को फोटोन कहा जाता है। तो आपने क्या करना है, एक मैं टेबल बनाऊंगी, उसमें आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और साउंड वेव्स का डिफरेंस नोट कर लेना है, क्योंकि लास्ट एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। एक तरफ आपने लिख लेनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरी तरफ साउंड वेव्स के बारे में लिखिएगा। सबसे पहली चीज वही चीज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं फ्री स्पेस में ट्रेवल करती हैं। क्या, फ्री स्पेस में ट्रेवल करती हैं। फ्री स्पेस, यही क्वेश्चन आया था। ये फ्री स्पेस क्या हो गया होता है, फ्री स्पेस यानी दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। क्या, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, ओके। इनको अपने चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपगेशन, राइट। और साउंड वेव्स होती हैं, इन्हें मीडियम की जरूरत पड़ती है प्रोपेगेशन के लिए। राइट, साउंड वेव्स को जो है मीडियम की जरूरत पड़ती है प्रोपेगेशन के लिए,
ठीक है। फिर आती है एक चीज की इनकी स्पीड क्या होती है। अब हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हम सुनते रहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की जो वेव्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, और एग्जामिनर ने यहीं से ही क्वेश्चन दिया था स्पीड ऑफ लाइट का या फिर स्पीड ऑफ साउंड वेव का क्वेश्चन घुमा के पूछा था। क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था कि जो साउंड वेव्स होती हैं क्या वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं या नहीं करती हैं। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया था, मैं आपको बताऊंगी क्या। यहाँ पता चल गया कि नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, फिर साथ में लिखेगा दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, राइट, v इज इक्वल टू सी हम स्पीड ऑफ लाइट के लिए डिनोट करते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। और यहाँ पे डू नॉट ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, v इज वेरी वेरी लेस देन c, राइट। फिर साथ में आपने लिखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनमें जो क्वांटा ऑफ एनर्जी है वो फोटोन होते हैं, यानी स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी आर फोटोन्स, और यहाँ पे क्वांटा ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो फोनोन्स होते हैं, राइट। अब क्वेश्चन क्या आया था, दो स्टेटमेंट को जोड़ दिया गया था कि क्या फोनोन्स जो है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। क्या पूछा गया था कि क्या फोनोन्स जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। तो वही चीज कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि फोनोन किन्हें कहते हैं। तो फोनोन साउंड वेव्स की, फोनोन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं साउंड वेव्स की, राइट। सो फोनोन के बारे में पता चल गया। फिर साथ में अगर ये साउंड वेव्स के स्मॉल पैकेट हैं तो जो वेलोसिटी ऑफ फोनोन है वो स्मॉलर है स्पीड ऑफ लाइट से, राइट। वही चीज आ गई, क्लियरिटी हो गई कि फोनोन्स जो होते हैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं करते हैं, राइट। ध्यान रखना है एग्जामिनर ने यही डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था, और स्पीड ऑफ जो लाइट से कंपेयर करके 4 ऑप्शन दे दिए थे, राइट। तो ध्यान रखना है फोनोन क्या है, साउंड वेव्स के क्वांटा ऑफ एनर्जी हैं और वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं करते हैं। साथ में जो साउंड वेव्स हैं उन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रेवल करने के लिए। तो ये जो डिफरेंस है इसे आप नोट कर लेना है। अब पर चलते हैं क्वेश्चन जो डायरेक्ट आएंगे, अब वहां से हम ज्यादा डेरिवेशंस नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डेरिवेशन में टाइम वेस्ट करने की बजाय हमने डायरेक्ट रिजल्ट से ही डील करना है, राइट। तो थोड़ा सा आइडिया कि सिस्टम किस तरह से क्रिएट होता है वो चीज, और फिर हम डायरेक्ट रिजल्ट्स देखेंगे, ज्यादा डेरिवेशन में नहीं करवाऊंगी, है ना। ये नोट कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। आपको क्लियर हो गया होगा कि एक क्रिस्टल में या फिर एक सॉलिड में जब हम एक्सटर्नली डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तभी उससे साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, राइट। एक्सटर्नली जब हम सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं तभी उसमें साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, राइट। जैसे मान लो स्कूल की बेल होती थी, है ना, अब तो इलेक्ट्रिक होती है। पहले जो होता था एक बेल गोल चक्री होती थी और उस पर हिट किया जाता था हथौड़े से, राइट। वो बेल पूरा दिन वैसे ही लटकी रहती थी, राइट। जब तक उस पर हिट ना किया जाए तब तक उस बेल से साउंड नहीं आती थी, राइट। वही चीज मान लो मेरे पास ये क्या है, एक डस्टर है, इससे कोई साउंड वेव आ रही है, नहीं आ रही कोई साउंड वेव। इसको मैं साल भर रखे रखूं, यहाँ 2 साल रखे रखूं, 10 साल रखे रखूं, अगर मैंने इसे स्टेबल रखा है, इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, तो इससे कोई साउंड नहीं आएगी, है ना, कोई साउंड नहीं आएगी जब तक कि मैं इसको एक्सटर्नली या तो हिट करूंगी तभी साउंड आएगी, या फिर इसे एक्सटर्नली जो है यहाँ से नीचे फेंक दूंगी तभी आवाज आएगी। यानी एक सिस्टम में तब तक कोई साउंड वेव प्रोड्यूस नहीं होती जब तक हम उसे जो है एक्सटर्नली डिस्टर्ब नहीं करते हैं, या फिर उस सिस्टम को इस तरह से नहीं बनाया कि हम उसे डिस्टर्ब करें, तब तक उस सिस्टम से कोई साउंड नहीं आती है, राइट। जब देखो मैं ऐसे रखूंगी, जोश में आवाज आई, राइट। जब मैंने इसे एक्सटर्नली कुछ फोर्स लगाई, है ना, तभी सिस्टम से आवाज आई। वही चीज कि हमारा सिस्टम स्टेबल होता है जब तक उसमें एक्सटर्नली डिस्टर्ब नहीं किया जाता, तब तक उससे
साउंड वेव्स नहीं आती हैं तब तक उस लैटिस में कोई वाइब्रेशन नहीं होती है। ओके क्लियर। अब हमने लैटिस पढ़ा है। लैटिस क्या होता है? लैटिस होता है पॉइंट्स होते हैं, एटम्स को प्लेस करने के लिए पॉइंट्स होते हैं। अब हमने क्या करना है, कंसीडर करेंगे, दो चीजें कंसीडर करेंगे। आज हमने मोनोटॉमिक लैटिस के बारे में पढ़ना है। मोनोटॉमिक यानी सिंगल एटम बेसिस सिस्टम के बारे में हमने कंप्लीटली कवर करना है। ओके तो हम क्या करेंगे कि जो एटम्स हैं m मास के, राइट, टॉपिक का नाम नोट कर लीजिएगा, 1D मोनोएटॉमिक लैटिस, 1D मोनोएटॉमिक लैटिस। राइट, लैटिस वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ना है वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस में। तो मोनोएटॉमिक लैटिस यानी सिंगल एटम बेसिस है, राइट, सिंगल एटम बेसिस है। इसे हम आज कंप्लीटली कवर कर लेंगे। ओके तो सिंगल एटम बेसिस है तो हमने दो चीजें अज्यूम कर लेनी है पहले कि क्या ये जो एटम्स हैं, एटम्स आर अटैच्ड विद स्प्रिंग, राइट, यानी जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, यानी जो बॉन्ड्स थे ना हमारे उन्हें हम स्प्रिंग कंसीडर कर रहे हैं। ये हमने अजम्पशन बनाई है, राइट, ये अज्यूम करके चले हुए हैं। और दूसरा क्या कि एटम जो है वाइब्रेशन के बाद जब उन्हें एक्सटर्नली डिस्टर्ब करते हैं तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है फॉलो करते हैं, राइट। एटम्स वाइब्रेट्स विद SHM। SHM क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी टू एंड फ्रो मोशन, यानी जैसे यहां से अगर एटम डिस्टर्ब किया तो वहां गया तो वहां से फिर वापस ऐसे टू एंड फ्रो मोशन जो है एटम्स शो करते हैं। स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है हमने C नाम से देखा, आपकी किताबों में K नाम से स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, बट हमने C नाम से जो है स्प्रिंग कांस्टेंट को जो है लिखा है क्योंकि आगे वेव वेक्टर भी होगा, है ना। वेव वेक्टर यानी जिस डायरेक्शन में वेव्स प्रोपेगेट करती हैं वो वेव वेक्टर बताता है, तो वो भी K से ही डिनोट करना है ना। और स्प्रिंग कांस्टेंट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो K होता है। उसको कंफ्यूज ना हो वेव वेक्टर से, तो हम पहले से ही स्प्रिंग कांस्टेंट को C लेते हुए चल रहे हैं। ओके क्लियर, स्प्रिंग कांस्टेंट को जो है हम C लेते हुए चल रहे हैं। अब हमने एक सिस्टम बनाना है और उसमें एटम क्या है? m मास है और ये एक दूसरे से स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। थोड़ा बड़ा बन गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? एक सिस्टम है, ये लीनियर सिस्टम है, वन एटॉमिक बेसिस है। एक एटम दूसरे एटम से जो है अटैच है स्प्रिंग से और इनमें मास है m। अब हमने क्या करना, ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है। अब हम क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। फोर्स हम जो है इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या हो गया, यानी इस एटम को पकड़ा इसकी गर्दन से और इसे खींच दिया। क्या कर दिया? इस एटम को पकड़ा यहां से और इसे खींच दिया, तो ये एटम की पोजीशन यहां जैसे डिस्टर्ब हो गया, ये यहां जैसे पहुंच गया, राइट, ये यहां जैसे पहुंच गया, राइट, ओके, ठीक है। यानी ये सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो गया, अपनी जगह से थोड़ा सा आगे को खींच दिया। ओके तो जो ये फोर्स लगी है ये है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, राइट। उस डायरेक्शन में जो है एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। अब क्या होगा? सिस्टम खुद को जो है रिस्टोर करेगा, वापस आएगा। मैंने बोला ट्रू एंड फ्रो मोशन होता है, तो जितनी फोर्स जो है हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं उतनी ही फोर्स जो है सिस्टम खुद को रिस्टोर करेगा, और रिस्टोर करने के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और ये क्या थी? अप्लाइड फोर्स।
ओके तो सिस्टम की रीस्टोरिंग फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स से इक्वल एंड अपोजिट होती है। क्या? सिस्टम की रीस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो अप्लाइड फोर्स से इक्वल एंड अपोजिट होती है। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये सिस्टम को अपनी जगह वापस लाने के लिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस लाने के लिए सिस्टम के द्वारा खुद लगाई जाती है। राइट जैसे हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ते हैं ना, इक्वल एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही चीज यहाँ पे लगी कि सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स सिस्टम की लगी। ओके तो जब ये सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो इसने क्या किया, हर एक एटम जो है अपनी जगह से एक डिस्टेंस पर डिस्प्लेस हो गया था। राइट यानी अगर इस एटम की जगह यहां थी तो ये यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया, यानी इस सिस्टम ने डिस्प्लेसमेंट कितनी की, एक्स डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट की। अब क्या होता है, हम लगाते हैं यहां पर हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके और इसी को कहते हैं हुक्स लॉ। जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया जाता है, ये फोर्स कौन सी होती है, तो ये फोर्स होती है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। राइट उतने ही रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी जितना जो है सिस्टम डिस्प्लेस हुआ होगा। राइट जितना डिस्टेंस जो है एक पॉइंट से दूसरी जगह आइटम गया उतने ही डिस्प्लेसमेंट के बराबर जो है रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। और इस F का जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो ये लगता है -c। माइनस क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में होती है अप्लाइड फोर्स की। राइट माइनस क्यों लगाया? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में होती है अप्लाइड फोर्स के। ओके नेगेटिव साइन तभी लगाया है। और C क्या है यहाँ पर? स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्लियर? C क्या है यहाँ पर? स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्लियर हो गया आपको? तो ये मैंने आपको जो है हल्का सा आइडिया दिया कि हुक्स लॉ कैसे लगाया जाता है। यानी सिस्टम जितना डिस्प्लेस हुआ होता है उतनी रिस्टोरिंग फोर्स लगती है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। अब जो है हम 1D सिस्टम देखेंगे और वहां पर हुक्स लॉ किस तरह से लगाया जाएगा वो देखेंगे। ओके तो हमने क्या करना है, यही चीज कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है सिस्टम और इस सिस्टम में हम एटम को अब नाम दे देंगे। ये क्या है, अगर n एटम है तो ये हम n+1 एटम लेंगे इसका नाम, और इसे जो है n-1 एटम ले लेंगे। ओके यानी अगर n एटम x डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ, राइट, और ये n+1 डिस्प्लेसमेंट हुई इसमें, और ये जो है xn-1 डिस्प्लेसमेंट हुई। ओके इसमें अगर xn डिस्प्लेसमेंट हुई तो इसमें xn+1 डिस्प्लेसमेंट हुई और इसमें xn-1 डिस्प्लेसमेंट हुई। क्लियर हो गया? अब क्या सॉरी ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हम n आइटम को कंसीडर करें तो n आइटम पर इस वाले आइटम का भी फर्क पड़ेगा और इस वाले आइटम का भी फर्क पड़ेगा, है ना। होगा ना ऐसा कि हर एक आइटम का एक दूसरे पर के से फर्क पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितनी रिस्टोरिंग फोर्स है उसे निकालने के लिए पहले इस एटम से इस एटम की फोर्स को माइनस करेंगे, फिर इस एटम से इस एटम की फोर्स को माइनस करेंगे, और जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारी nth एटम की फोर्स पर लगी हुई रिस्टोरिंग फोर्स होगी। तो हमने जो है मेन टारगेट क्या है हमारा, मेन टारगेट होता है कि जो वाइब्रेशन है, जो साउंड वेव क्रिएट हुई है, उस साउंड वेव की कितनी फ्रीक्वेंसी है वो निकालना है। क्या चीज, कि जो साउंड वेव क्रिएट हो गई है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है वो निकालना है। तो उससे पहले हमें टोटल फोर्स निकालनी पड़ेगी। ओके तो टोटल फोर्स में आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाऊंगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फोर्स 1 अगर निकालती है तो वो कितनी होगी, C, हुक्स लॉ लगेगा। ओके हुक्स लॉ लगेगा, हुक्स लॉ में फोर्स 1 निकलेगी हमारी C -C x
n+1 माइनस xn निकल गया, और फोर्स सेकंड यहां पर कितनी लगेगी, -c xn माइनस xn माइनस 1, और अगर इसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो F2 इज इक्वल टू xn माइनस 1 प्लस xn। राइट, क्लियर हो गया है ना। अब हमने क्या करना है, टोटल फोर्स लिख लेनी है, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स होगी, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे वो, तो इन दोनों को ऐड जब किया जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना। पहले माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सोच लो अगर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये xn प्लस का हो जाएगा, और ये xn+1 जो है माइनस का हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, c इंटू xn+1 माइनस xn-1 प्लस 2xn, ये हमारे पास टोटल फोर्स आ गई, है ना। ठीक है, 2xn है माइनस xn। अगर इसको मत करो, यही देखते हैं, तो ये आएगा हमारे पास -2xn, और ये आएगा हमारे पास प्लस का xn-1। डायरेक्ट रिजल्ट ही हमने लिखना है, ठीक है। ज्यादा पछड़े में मत पड़ना कि हमें कैसे डेरिवेशन निकलेगी कैसे नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट हमने लिखना है। राइट, अब ये जो फोर्स है इसे हम जो है न्यूटन सेकंड लॉ से निकाल सकते हैं। कैसे दिया, मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। राइट, तो मास दिया हुआ है और एक्सेलरेशन को किस तरह से लिखते हैं, d2x/dt, है ना। तो nth एटम की, ये मैं मिटा रही हूं कि हमने जिस तरह से सिस्टम क्रिएट किया था वो आपको क्लियर है। राइट, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाऊंगी। अगर ओके, F इज इक्वल टू ma, यानी d2x/dt² इज इक्वल टू ये वाली चीज, c इंटू xn+1 प्लस xn-1 माइनस 2xn। राइट, ये आ गया डायरेक्ट रिजल्ट फोर्स का। ओके, यहां से भी एक और रिजल्ट निकलेगा। अगर मैं x को पुट करती हूं x0 e की पावर आयोटा, आपने ये नहीं देखना है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना, e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस के क्या है, वेव वेक्टर है, और वेव वेक्टर क्या बताता है, प्रोपेगेशन डायरेक्शन ऑफ वेव्स। ओके, कि किस डायरेक्शन में वेव जा रही है वो वेव वेक्टर बताता है। जब हम x को x0 e की पावर आयोटा ओमेगा माइनस के पुट करते हैं तो हमारे पास निकल के आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन वेव, ओमेगा वही हमने निकालना था, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन वेव्स इन 1D मोनोएटॉमिक लैटिस। ओमेगा क्या निकल के आया, ओमेगा इज इक्वल टू √4c/m, √4c/m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ साइन ka/2। ये आ गई हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। राइट, और ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है, यहां से इंपॉर्टेंट हमारे पास कुछ एक चीजें निकल के आएंगी जो इंपॉर्टेंट हैं। राइट, ये लिख लीजिएगा, ये रिजल्ट आपने डायरेक्ट लिख लेना है, याद कर लेना है। 1D मोनोटॉमिक लैटिस में फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन वेव्स ओमेगा जिसे डिनोट किया, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, c क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, k क्या है, वेव वेक्टर है, और m क्या है, मास है एक एटम का जिससे लैटिस बना हुआ है। ओके, क्लियर, इतनी ही टर्म्स हैं। तो ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन 1D मोनोटॉमिक लैटिस। अब जो है हम कुछ एक केसेस कंसीडर करेंगे जहां से रिजल्ट आता है और वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्वेश्चन कहां से आते हैं वो चीज हमने देख लेनी है, ठीक है।
बिल्कुल। सिस्टम पढ़ लिया हमने ना। अब क्वेश्चन कहां से आता है एग्जाम में, वो चीज, राइट। ज्यादा मैंने आपको डेरिवेशन नहीं करवाई क्योंकि डेरिवेशन हमारे काम की नहीं है। 3-4 दिन डेरिवेशन में वेस्ट करने की बजाय हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, एक सेकेंड। चलिए, क्या आया था? ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू √4c/m साइन KA/2। के क्या है? वेव वेक्टर है ना। ये बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, राइट। और के की वैल्यू क्या होती है? के इज इक्वल टू 2π/λ, राइट। के इज इक्वल टू 2π/λ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, वेव की वेवलेंथ है, राइट। अगर लैम्डा ज्यादा है तो के स्मॉल होगा और लैम्डा कम है तो के लार्जर होगा। यही केस हम कंसीडर करते हुए चलेंगे और यहां पुट करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे, राइट। फर्स्ट केस लेके चलेंगे फॉर स्मॉलर के एंड लार्जर लैम्डा, है ना। स्मॉलर के एंड, या फिर एंड नहीं, और या लार्जर लैम्डा, दोनों ही। एग्जामिनर कुछ भी लगा सकता है ना, कि लार्जर वेवलेंथ के लिए या फिर स्मॉलर वेव वेक्टर के लिए, यानी थोड़ी सी दूरी तक जो है वेव गई, है ना। लार्जर वेवलेंथ की वेव है और थोड़ी सी ही दूरी तक जो है वो वेव ट्रेवल हुई, है ना। तो उसके लिए क्या केस हो सकता है? के जो है 2π/λ होता है। फॉर स्मॉलर के या फिर फॉर स्मॉलर वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ के इज फॉर स्मॉलर नहीं, फॉर लार्जर वेवलेंथ एंड स्मॉलर के द वैल्यू ऑफ के कितनी आएगी? अगर हमारे पास स्मॉलर के है, यहां देखिए, अगर के स्मॉल है साइन KA/2, अगर के बहुत स्मॉल है ना, तो थीटा, अगर हम KA/2 को थीटा कंसीडर करते हैं, अगर के स्मॉल है तो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना। तो साइन KA/2 को हम जो है KA/2 कंसीडर कर लेंगे, राइट। क्या? अगर थीटा स्मॉल है, हम यही लिखते हैं ना कि साइन थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, है ना। तो वही चीज, अगर साइन के स्मॉल है तो साइन के इज इक्वल टू KA/2। तो ओमेगा क्या बन जाएगा हमारे पास? ओमेगा इज इक्वल टू √4c/m KA/2, क्लियर। √4c/m KA/2। तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी हमारी एट लार्जर वेवलेंथ। लार्जर वेवलेंथ पर जो है हमारी फ्रीक्वेंसी ये आ गई। अब क्या देखना है हमने? ए क्या है हमारे पास? लैटिस कांस्टेंट है ना। सी क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। मास क्या है? फिक्स है, m। तो ये सारा क्या हो गया हमारे पास? कांस्टेंट है, तो ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। क्या यहां से आ रहा है? ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, राइट। यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनोन है, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि फॉर स्मॉलर के द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। क्वेश्चन क्या आता है कि एट स्मॉलर के व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोनोन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनोन एंड के। तो फ्रीक्वेंसी इज लिखिएगा, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, यानी फ्रीक्वेंसी एंड के, यानी वेव वेक्टर हैज लीनियर रिलेशन। यही चीजें, ये शब्द आ गया ना, लीनियर रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर के बढ़ेगा तो ओमेगा भी बढ़ेगा। मान लो एक ग्राफ है, इधर को ओमेगा कंसीडर कर रही हूं, इधर को के कंसीडर कर रही हूं, तो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन होगी थोड़े से समय के लिए। के की वैल्यू स्मॉल, के स्मॉल है, के स्मॉलर के लिए ओमेगा भी जो है स्मॉलर ही होगा, है ना, फ्रीक्वेंसी, है ना।
फ्रीक्वेंसी भी स्मॉलर ही होगी और दोनों के बीच में स्मॉलर के और ओमेगा के बीच में क्या है, लीनियर रिलेशन है। अब के हमारा फिक्स नहीं होता, जो यानी वेव जो है नेगेटिव डायरेक्शन दूसरी तरफ भी जा सकती हैं, यानी थोड़े से समय के लिए के क्या है हमारे को लीनियर रिलेशन शो करेगा। ये वाला आपने लिख लेना है, ओमेगा इज इक्वल टू 4c/m Ka/2। ओके, एक रिलेशन यहां से नोट कर लीजिएगा। जो नोट करने वाली चीज होगी वो मैं आपको साथ साथ में नोट करवाते हुए चलूंगी। चलिए, वो मैं बाद में नोट करवाऊंगी। यहां से एक चीज निकल के आई, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एट स्मॉलर के, है ना, यानी लार्जर वेवलेंथ और या फिर स्मॉलर वेव वेक्टर के लिए ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, साउंड वेव या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। अब इसी में ही सेकंड केस आ जाएगा। सेकंड केस क्या कि अगर के की वैल्यू लार्ज है तब क्या, सेकंड केस आ गया लार्जर के एंड वेवलेंथ हमारी क्या है, स्मॉलर है ना। केस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2π/λ, ये तो ध्यान रखना है। अगर के लार्जर है तो वेवलेंथ हमारी स्मॉलर है। तब क्या केस बनेगा, तब होगा sin Ka/2 जो है, हम sin Ka/2 ही रखेंगे, है ना। तो ये डायरेक्टली यही आ जाएगा ओमेगा वहां के लिए 4c/m sin Ka/2। तो यहाँ पे ओमेगा आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सारे कांस्टेंट है, तो ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin Ka/2, राइट। अब क्या है, ओमेगा और के के बीच में क्या है, अब साइन रिलेशन है, साइन वेव आएगी ओमेगा के लिए। के अगर स्मॉल है तब हमारे पास क्या था, लीनियर रिलेशन था, लीनियर रिलेशन था। अब क्या, के क्या है, लार्जर है, तो लार्जर के लिए क्या है, हम अब साइन वेव, साइन की तरह इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। ओके, तो साइन वेव किस तरह से होती है आपको पता ही है, ये होती है ना, ऐसे शुरू होती है ना साइन वेव, राइट। तो पहले स्मॉलर के बीच में तो लीनियर रिलेशन था, अब यहाँ के बाद जो है ये एज अ साइन वेव प्रोपेगेट करेगी, है ना। साउंड वेव जो है साइन वेव की तरह चलेगी। ओके, क्लियर। यानी जो ये पोर्शन है ये हमारा स्मॉलर के लिए है लीनियर रिलेशन, और इसके बाद जब के की वैल्यू लार्ज हो गई तो हमारे को इनके बीच में साइन वेव की तरह रिलेशन मिला, ध्यान रखना है। ओके, के जब छोटा था तो देयर इज अ स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर रिलेशन, और के जब लार्जर है तो ग्राफ बिटवीन ओमेगा एंड के हैज अ साइन ग्राफ, ओमेगा एंड के हैज साइन ग्राफ एट लार्जर के, और स्मॉलर के पे लीनियर रिलेशन था ओमेगा एंड के का। तो ये ग्राफ आ जाता है कई बार कि बताइए 1D मोनोटोमिक लैटिस में अगर के की वैल्यू स्मॉलर है तो ओमेगा और के बीच में किस तरह का ग्राफ है या फिर किस तरह का रिलेशन है, तब वहां पे ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। अगर लार्जर वैल्यू है के की तो वहां पर ओमेगा और के बीच में साइन ग्राफ है, ये आपने ध्यान रखना है। ये आ गया हमारे पास ग्राफ। ओके, अब हम जो है एक और चीज पढ़ेंगे, हमने पढ़ी होती है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, राइट। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। तो ये बहुत कंफ्यूज करने वाली होती है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। हम कौन सा केस कर रहे हैं, वन डायमेंशनल में मोनोटोमिक लैटिस का। तो अगर एक सिंगल वेव की वेलोसिटी कंसीडर करेंगे तो वो फेज वेलोसिटी होगी, और अगर बहुत सारी वेव सुपर पोजिशन होके एक वेव बन गई, यानी वो ग्रुप है वेव्स का और वो एक वेव बना दिए उन्होंने, तो वो ग्रुप वेव कहलाएंगी और उनकी वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी कहलाएगी। ओके, तो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी क्या होती है, वीपी से हम कंसीडर करेंगे सिंगल वेव की वेलोसिटी, राइट। यहां लिख देती हूं
सिंगल वेव की वेलोसिटी। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है, मल्टीपल वेव्स की वेलोसिटी। तो इनके लिए क्या रिलेशन है, ओमेगा मैं यहीं लिख रही हूं क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है ना, यहीं से ही इनकी वैल्यूज आएंगी। ओके, तो फेज वेलोसिटी की क्या एक्सप्रेशन है, ओमेगा बाई के, राइट। ओमेगा बाई के जो है हमारे पास फेज वेलोसिटी निकल के आती है, और ग्रुप वेलोसिटी के लिए हम वीजी कंसीडर करते हैं, ये होती है डी ओमेगा बाई डी के, यानी डेरिवेटिव है फ्रीक्वेंसी का विद रिस्पेक्ट टू वेव वेक्टर के। ओके, क्लियर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी निकाल लेते हैं और फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं मोनोटॉमिक लैटिस के लिए। अगर यहीं से मैं डायरेक्ट लिखूंगी, अगर इसको के से डिवाइड कर देंगे, ये जो है ये है हमारे पास लार्जर वेवलेंथ की, है ना। स्मॉलर वेवलेंथ की कितनी थी वेलोसिटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू √4c बाई एम के ए बाय 2, राइट, यही थी, है ना। तो दो केस बनेंगे हमारे पास, चलिए दो केस बनेंगे, एक स्मॉलर के लिए और एक लार्जर के लिए। तो पहले हम जो है स्मॉलर के लिए ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी निकालते हैं। स्मॉलर के या लार्जर वेवलेंथ, उसके लिए ओमेगा कितना था, √4c बाई एम के ए बाय 2। तो इसके लिए हम फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी निकालते हैं। के से अगर डिवाइड करेंगे ओमेगा को, तो यहां क्या आएगा, √4c बाय एम ए बाय 2, यही आ गई √4c बाय एम ए बाय 2, ये आ गई फेज वेलोसिटी स्मॉलर के लिए, राइट। स्मॉलर के लिए फेज वेलोसिटी है। और ग्रुप वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, डी के बाय ओमेगा √4c बाय एम ए बाय 2 तो कांस्टेंट है ना, डी के बाय डी के 1, ये आ गया 4c बाय एम ए बाय 2, यही आ गई, है ना। ग्रुप वेलोसिटी भी यही आ गई, डी के बाय डी के 1 आ जाएगा। तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी स्मॉलर के लिए क्या हमें सेम दिख रही है, BP इज इक्वल टू BC दिख रहा है। यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में लास्ट टाइम कि स्मॉलर के लिए बताइए ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बराबर होती है। तो उस मीडियम का नाम आया था, है ना, मीडियम का नाम आया था। द मीडियम इन विच VP is equal to VG, then the medium is called as non-dispersive medium। जब फेज वेलोसिटी इक्वल हो जाती है ग्रुप वेलोसिटी के, तो उस मीडियम को कहा जाता है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। क्या कहते हैं, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो क्वेश्चन क्या आया था कि क्वेश्चन आया था नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है, उसमें रिलेशन बताइए ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का रिलेशन बताइए। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम तभी होता है जब फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी बराबर होती है, राइट। वहां पे दिया होगा BP इज इक्वल टू BG, है ना, या फिर BP इज इक्वल टू BG इक्वल टू कुछ एक टर्म दे दी होगी, या BP इज नॉट इक्वल टू BG दिया होगा। तो आपको ये क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन यही आया था कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का रिलेशन बताइए। ओके, तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी जो होती है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कब आता है, स्मॉलर के पर, और ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बराबर हो तब। फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी बराबर, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कब है, स्मॉलर के पे। क्लियर, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। अब इसका सेकंड केस कंसीडर करते हुए चलेंगे। सेकंड केस, फर्स्ट केस तो आ गया, सेकंड केस लार्जर के और स्मॉलर वेवलेंथ। यहां पे हमें निकल के आ गया ओमेगा की वैल्यू हमने पहले निकाली, टोटल
फिर हमने दो केस कंसीडर किए, स्मॉलर के और लार्जर के, राइट। फिर स्मॉलर के और लार्जर के में हमने जो है ओमेगा और के बीच में ग्राफ निकाला और ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज वहां से आई। फिर हमने फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी देखी कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा बाई के, या फिर ग्रुप वेलोसिटी होती है डी ओमेगा बाई डी के। तो अगर हम ओमेगा स्मॉलर के लिए कंसीडर करते हैं और फिर फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी निकालते हैं, तो वहां पर फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी बराबर हो जाती हैं और उस मीडियम को कहा जाता है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। क्लियर, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी बराबर होती हैं। अब सेकंड केस चलेगा लार्जर के का। वेवलेंथ आपने कंसीडर नहीं करनी है, तो हमें पता है कि क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है ना, 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो अगर उल्टा पूछा होगा, वेवलेंथ पूछी होगी, तो आपने उस हिसाब से देख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड केस आ गया हमारा अब लार्जर के का। सेकंड केस आ गया लार्जर के पे हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन वेव कितनी निकाली थी, √4c/m साइन के ए बाई 2 यही निकली थी, है ना। अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो उसमें चेंज कोई नहीं आएगा, राइट। तो ये आ गई थी लार्जर के पे ओमेगा की वैल्यू, और ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था साइन के ए बाई 2 के लार्जर वैल्यू ऑफ के पे। तो हम फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लेते हैं। फेज वेलोसिटी कितनी होती है, बीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ओके, ओमेगा बाई के। तो ओमेगा कितना है, √4c/m साइन के ए बाय 2 डिवाइडेड बाई के, यही है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख दे सकते हैं, बीपी इज इक्वल टू 1/k √4c/m के है ये ना, या फिर इसे यहां जैसे नहीं लिखना हो तो इसे यहां जैसे लिख सकते हैं 1/k साइन के ए बाय 2, यही आ गई वैल्यू। और अगर ग्रुप वेलोसिटी निकालें, लार्जर के पे ग्रुप वेलोसिटी निकालें, तो ग्रुप वेलोसिटी होती है डी ओमेगा बाई डी के, राइट, यानी डी बाई डी के ऑफ √4c/m साइन के ए बाय 2, है ना। तो साइन के ए बाई 2 का होगा डेरिवेटिव, और ये जो है हमारे को बाहर लेना पड़ेगा। ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, √4c/m डी बाय डेरिवेटिव ऑफ साइन के ए बाय 2 अपॉन डी के। तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस, और फिर एंगल का डेरिवेटिव इसी तरह से निकालते हैं, 4c/m कॉस के ए बाय 2, और के ए बाय 2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा हमारे पास, इसे अलग से लिख लेती हूँ, राइट, इस तरह से। फिर एंगल का डेरिवेटिव और के ए बाई 2 का डेरिवेटिव, ए बाई 2 भी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो डी के बाई डी के 1 आ जाएगा ये, है ना। तो ये आ गया √4c/m कॉस के ए बाय 2। क्या यही आ गया हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू, हाँ, ए बाई 2 भी है साथ में, ओके। तो ग्रुप वेलोसिटी आ गई हमारे पास √4c/m ए बाय 2 और कॉस के ए बाय 2। क्लियर, ये आ गया हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी और ये आ गई हमारे पास फेज वेलोसिटी। क्लियर, अब हमारे को ये दिख रहा है कि फेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी। और जिस मीडियम में फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी बराबर नहीं होती है उस मीडियम को कहते हैं डिस्पर्सिव मीडियम, डिस्पर्सिव मीडियम, राइट। तो हमें जो है ये आ गया रिलेशन कि डिस्पर्सिव मीडियम में फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी बराबर नहीं होती है, और वो मीडियम निकल के आता है लार्जर वैल्यू ऑफ के पर, ओके। तो हमने जो है दो रिलेशन देख लिए हैं। अब एक आता है लास्ट केस जो आएगा हमारे पास, जहां से आएगी एक ब्रांच, अकॉस्टिकल ब्रांच, और वो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो लास्ट केस है, हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे हम फ्रीक्वेंसी की, वो देख लेते हैं। ओके, तो ओमेगा कितना निकल के आया था, टोटल जब हम निकाल रहे थे शुरू में 4c/m साइन के ए बाय 2,
हमने निकालना है ओमेगा मैक्सिमम, राइट। ओमेगा मैक्सिमम हमने निकालना है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हमने निकालनी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ निकलेगी, ये हमारे पास ग्राफ है और ये इस तरह से साइन वेव बनी हुई है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें यहां जैसे मिलेगी, राइट, यहां जैसे मिलेगी। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए हम जो है थीटा को 90 डिग्री कंसीडर करेंगे, तभी हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकलेगी। साइन थीटा को क्या कर लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, के ए बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 लिखते हैं, राइट। तो पाई बाय 2 से यहां से के की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल और के इज इक्वल टू पाई बाय ए, आ गया के पाई बाय ए। तो हमें मिलेगी ओमेगा मैक्स मिलेगा के पाई बाय ए पर, क्या हमें ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी के पाई बाय ए पर, ओके। क्लियर हो गया, यानी अगर ये के है ये ओमेगा है ना, ओमेगा मैक्सिमम यहां मिल रहा है अभी हमें, राइट। तो ये क्या है प्लस पाई बाई ए और ये क्या है माइनस पाई बाई ए, राइट। तो हमें जो है ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है पाई बाई ए पर, माइनस पाई बाई ए नेगेटिव डायरेक्शन में हम कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो एक रेंज बन गई हमारे पास पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए, एक बाउंड्री बन रही है, ओके। और इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, हमने शुरू में भी पढ़ा है कि ये क्या है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन है, राइट, फर्स्ट ब्रिलियन जोन है यहाँ पे माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए रेंज में। तो माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए फर्स्ट ब्रिलियन जोन में हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, ओके। तो हम देखते हैं अब फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी इन दिस बाउंड्री, राइट। तो बीजी बीपी यानी फेज वेलोसिटी ओमेगा मैक्स पे कितनी आ जाएगी फेज वेलोसिटी, तो ओमेगा मैक्स पे के आ गया हमारे पास पाई बाई ए, ओके। तो बीपी क्या होता है ओमेगा बाई के, राइट, ओमेगा बाई के। तो ओमेगा क्या है रूट 4c बाई एम साइन के ए बाय 2 अपॉन के को हमने कंसीडर किया 4c बाई एम, पाई बाई ए है ना, तो ए अपॉन पाई साइन के ए बाय 2, के को भी हम पाई बाई ए कंसीडर कर लेते हैं, है ना, रूट 4c बाई एम ए अपॉन पाई साइन पाई बाई ए, है ना, राइट, ठीक है, ऐसे ही है, राइट। तो रूट 4c बाई एम ए अपॉन पाई, यहां से ए कैंसल, और ये क्या है साइन पाई बाई 2 यानी साइन पाई बाई 2, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है या फिर 0 होता है, कितना होता है साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो ये कितना निकल के आएगा रूट 4c बाई एम ए अपॉन पाई, क्या इतना ही आ रहा है ए अपॉन पाई ना, या फिर इसे ए अपॉन पाई नहीं लिखें तो बीपी इज इक्वल टू रूट 4c बाई एम 1 अपॉन के की फॉर्म में लिख दें अब वापस, ठीक। फेज वेलोसिटी इतनी निकल के आ गई हमारे पास ओमेगा मैक्स पे। और अगर ग्रुप वेलोसिटी निकालनी हो, ग्रुप वेलोसिटी, तो ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के, राइट, रूट 4c बाय एम डी बाय डी साइन के ए बाय 2 अपॉन डी के, साइन के ए बाय 2 4c बाय एम कॉस के ए बाय 2 इंटू ए बाय 2, के को पुट कर देते हैं पाई बाई ए, रूट 4c बाय एम के आता है अगर पाई बाई ए बाय 2 ए बाय 2, तो यहां से आ गया रूट 4c बाई एम कॉस ऑफ पाई बाय 2 इंटू ए बाय 2, कॉस पाई बाय 2 कितना होता है कॉस 90 डिग्री होता है 0, ये मैंने तभी बताया बीजी हमें 0 निकल के आना था, तभी इतना जल्दी मैंने लिखवाया। सिंपल चीज, ओमेगा मैक्स पे वेलोसिटी फेज वेलोसिटी कितनी निकल के आई और ग्रुप वेलोसिटी कितनी निकल के आई वो हमने लिखना है, राइट। तो ओमेगा मैक्सिमम के की क्या रेंज है माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए,
और फेज वेलोसिटी निकल के आई है √4c/m 1/k, राइट। और ग्रुप वेलोसिटी कितनी निकल के आई? 0। बस यही चीज लिखिएगा, राइट। क्लियर। ओमेगा मैक्सिमम पे हमारे को फेज वेलोसिटी आई है इतनी √4c/m 1/k, या फिर इसे 1/k √4c/m भी लिख सकते थे, और k को अगर π/2 π/a की जगह a/π भी लिख सकते हैं, है ना। ध्यान रखना है ये ऐसे भी आ सकता है a/π √4c/m, और ग्रुप वेलोसिटी हो गई हमारे पास 0। तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन पे हमारे पास होती है ग्रुप वेलोसिटी इतनी और फेज वेलोसिटी इतनी। ओके, क्लियर। तो ये वैल्यूज लिख लेनी है। और ये जो रेंज आ गई फ्रीक्वेंसी की, रेंज आ गई, इस फ्रीक्वेंसी की रेंज को अब एक नाम दे देंगे हम, अकॉस्टिकल ब्रांच। अकॉस्टिकल ब्रांच, राइट। अकॉस्टिकल ब्रांच दे देंगे नाम, अकॉस्टिकल ब्रांच, या फिर हम दे देंगे मिनिमम 1 एटम बेसिस ब्रांच। ये जो अकॉस्टिकल ब्रांच है यहां पे मिनिमम 1 एटम होना चाहिए बेसिस में, राइट। एक और ब्रांच निकल के आएगी, उसे कहते हैं ऑप्टिकल ब्रांच। यहां पे मिनिमम 2 एटम बेसिस होने चाहिए। जरूरी नहीं है वो 1D है या 2D है, 1D में भी हम 2 एटम बेसिस करते हैं, वो हम कल करेंगे। तो अकॉस्टिकल ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जहां पर मिनिमम 1 एटम बेसिस होना चाहिए, यानी एक एटम जो है होना चाहिए, एक ही एटम से शुरू होना चाहिए वो सिस्टम। ओके, तो ये जो रेंज है ये कहलाएगी हमारे पास अब अकॉस्टिकल ब्रांच। अकॉस्टिकल ब्रांच ये वाली रेंज कहलाएगी, ठीक है। सिंपल इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की वजह से, राइट। इस अकॉस्टिकल ब्रांच को एक और नाम भी देते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। अकॉस्टिकल ब्रांच को नाम देते हैं लो पास फिल्टर का। लो पास फिल्टर यानी एक सिस्टम है, इस सिस्टम में वही सिस्टम उतनी ही साउंड वेव प्रोड्यूस होगी या उतनी ही फ्रीक्वेंसी की वेव पास होगी जो ओमेगा मैक्स तक होगी, यानी ओमेगा मैक्स वाली जो फ्रीक्वेंसी वाली वेव होगी वो इसी सिस्टम से वही पास हो सकती है। अगर ओमेगा जो है कोई भी वेव फ्रीक्वेंसी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा मैक्स से ज्यादा है तो वो इस सिस्टम से पास नहीं होगी। इतनी सी बात है कि अकॉस्टिकल ब्रांच जो है लो पास फिल्टर होती है। ऐसी वेव ही ट्रेवल करेंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा मैक्स से कम होगी, है ना, उस सिस्टम से ट्रेवल करेंगी। अगर किसी फ्रीक्वेंसी की वेव जो है ओमेगा मैक्स से ज्यादा होगी तो उस सिस्टम में वो वेव ट्रेवल नहीं करेगी। ये हमें अकॉस्टिकल ब्रांच बताती है। क्लियर। हमने क्या निकाला? हमने निकाला कि किसी m मास के लिए अगर उस सिस्टम में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं और उस सिस्टम में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के बाद एक वेव प्रोड्यूस होती है तो उस वेव की जो है फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी उसकी वेव की वाइब्रेशन, लेटिस वाइब्रेशन क्रिएट हुई, जो डिस्टरबेंस हुई उसे वाइब्रेशन कहेंगे और उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ हमने डील किया। फिर फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी देखी, 2 केस देखे, एक हमारा स्मॉलर के का और एक लार्जर के का केस। तो हमारा 1D मोनोटॉमिक लैटिस में हमने जो है लैटिस वाइब्रेशन वाला कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। तो हमने क्या क्या ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं वो चीज रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। आपको कितना ध्यान रखना है किसी सिस्टम के बारे में, राइट। सबसे पहले हमने क्या किया, 1D मोनो एटॉमिक लैटिस के बारे में देखा कि एक सिंगल एटम को जो है 1 एटम बेसिस से लैटिस बनाया है और 1 डायमेंशन में एक ही एटम से सिस्टम बनाया हुआ है। फिर उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट की, उस डिस्टरबेंस को साउंड वेव हमने कहा और उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी हमने निकाली ओमेगा। कितनी निकल के आई? √4c/m sin ka/2, राइट।
और इसी चीज को हमने दो केसेस में बनाया। एक केस 1 था स्मॉल के का, जहां पे इस ओमेगा की वैल्यू आ गई थी √4c/m Ka/2, और सेकंड केस था हमारे पास लार्जर के का, वहां पर ओमेगा निकल के आया √4c/m sin Ka/2। क्लियर? ओके। और रिलेशन कितना आया था वो चीज, अगर के स्मॉल है तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के के, यानी लीनियर रिलेशन है। ये टेबल आपने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर लार्जर वैल्यू है के की तो हमारे पास ओमेगा और इसके बीच में साइन Ka/2, यानी साइन ग्राफ आता है ओमेगा और के बीच में साइन ग्राफ, राइट? ओमेगा और के बीच में साइन ग्राफ होता है। ये चीज ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट चीज, ग्राफ हमने देख लिया है, ये ग्राफ है, ये लीनियर रिलेशन के स्मॉल है तो स्ट्रेट लाइन है, और के लार्जर है तो ये लार्जर के पे साइन ग्राफ, राइट? इस तरफ को के है और इस तरफ को ओमेगा है। ये हमारे पास क्या है? ग्राफ है, राइट? क्लियर? फिर हमने सेम चीज देखी स्मॉलर के और लार्जर के पर ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। तो ये मैं आपको ये अच्छा केस यहीं पे लिखे हैं हमने, तो ये मैं टेबल आपको यहीं से ही लेके चलती हूँ, राइट? फिर हमने देखी फेज वेलोसिटी, ये क्या थी? फ्रीक्वेंसी थी। फेज वेलोसिटी देखी, फेज वेलोसिटी देखी स्मॉलर के पे, स्मॉलर के पे जो है के स्मॉल है तो हमारे पास फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी बराबर आती हैं, BP = BG, और उस सिस्टम को कहते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, राइट? और लार्जर के पे BP ≠ BG, और उसको कहते हैं डिस्पर्सिव मीडियम, राइट? इतनी सी चीज ध्यान रखनी है। और फिर हमने निकाली थर्ड चीज, ओमेगा मैक्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई हमारे पास कितनी? √4c/m, √4c/m है ना? रूट, चलिए ये अगर मैं नहीं लिखूं तो √4c/m एट k = π/a रेंज पर, राइट? ओमेगा मैक्सिमम k = π/a रेंज पर, और वहां पे ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी कितनी निकल के आई थी? फेज वेलोसिटी आई थी √4c/m 1/k, और ये क्या है? फेज वेलोसिटी है, और ग्रुप वेलोसिटी Vg = 0 आई थी ओमेगा मैक्स पर, ठीक है? फिर अकॉस्टिकल ब्रांच के बारे में हमने देखा था, अकॉस्टिकल ब्रांच यहां लिख देती हूं, अकॉस्टिकल ब्रांच, अकॉस्टिकल ब्रांच हमने निकाली। तो अकॉस्टिकल ब्रांच में क्या हुआ, जो ओमेगा लेस देन ओमेगा मैक्स है वही पास होंगी वेव्स, है ना? और अगर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा मैक्स है तो वो पास नहीं होगी, है ना? इसीलिए अकॉस्टिकल ब्रांच को लो पास फिल्टर के नाम से जाना गया। लो पास फिल्टर के नाम से जाना गया अकॉस्टिकल ब्रांच को। कहां पर? 1D मोनोटोमिक लैटिस के केस में। क्या चीज हमने कंसीडर की? 1D मोनोटोमिक के केस में हमारे पास अकॉस्टिकल ब्रांच निकल के आती है, राइट? तो ये चीजें ध्यान रखनी है, एक ये केस स्मॉलर के का और ये लार्जर के का। इसी स्मॉलर के पर हमें अगर डिस्पर्सिव मीडियम और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, दो चीजें हमने निकाली हैं, राइट?
अगर ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर है तो वो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है, अगर फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के बराबर नहीं है तो वो डिस्पर्सिव मीडियम है। फिर हमने ओमेगा मैक्स ए के इक्वल टू पाई बाई ए रेंज में देखा है, प्लस माइनस पाई बाई ए, इसे फर्स्ट ब्रिलियंट जोन भी कहते हैं, राइट। फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के रेंज के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने केस कंप्लीट कर लिया है 1D मोनोटॉमिक लैटिस का, और यहां से 2-3 क्वेश्चन आए हैं पिछले एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में 1D में ही डायटोमिक लैटिस, और साथ में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे कल की क्लास में। कल मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, वो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। वो चीज हम कल की क्लास में देखेंगे। जब मोनोटॉमिक लैटिस से डायटोमिक लैटिस की तरफ जाएंगे तो हमारे पास अकॉस्टिकल ब्रांच के साथ साथ ऑप्टिकल ब्रांच भी आएगी। फिर क्वेश्चन किस तरह से आता है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। तो इस टेबल को नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसी टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रहेगा किसी भी क्लास से रिगार्डिंग तो आपने चैट बॉक्स में पूछ लेना है। तो आज हम करेंगे 1D डायटोमिक लैटिस वाइब्रेशन में से अगला टॉपिक शुरू कर देंगे। वन डायमेंशनल में डायटोमिक लैटिस का राइट, यानी वन डायमेंशनल एक लैटिस है, उसमें डायटोमिक जो है लैटिस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लैटिस है वो 2 एटम बेसिस है, राइट। जो लैटिस है वो 2 एटम बेसिस है। मैंने आपको लास्ट क्लास में 1D में मोनो एटॉमिक लैटिस की लैटिस वाइब्रेशंस के बारे में जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो कंप्लीटली कवर करवा दी है। अब हम बढ़ चले हैं 1D डायटोमिक लैटिस की तरफ। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अकॉस्टिकल और ऑप्टिकल ब्रांच के बारे में हल्की सी इंट्रोडक्शन देखी थी कि जो अकॉस्टिकल ब्रांच होती है उसमें क्या होता है, मिनिमम 1 एटम बेसिस होना चाहिए, राइट। और ये क्या है, 2 एटम बेसिस, यानी जो ऑप्टिकल ब्रांच यहाँ पर आएगी, है ना। 1D मोनोएटॉमिक लैटिस में हमें सिर्फ अकॉस्टिकल ब्रांच ही मिली थी, यहाँ पर हमें अकॉस्टिकल के साथ साथ ऑप्टिकल ब्रांच भी दिखेगी। क्यों? क्योंकि 2 एटम बेसिस है। क्लियर हो गया, 2 एटम बेसिस है इसलिए हमें जो है ऑप्टिकल ब्रांच भी दिखेगी। साथ में हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे अकॉस्टिकल ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांच निकालने की, राइट। और मैं ज्यादा डेरिवेशन नहीं करवाऊंगी, आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही लिखवाऊंगी, क्योंकि अगर इस वाले टॉपिक की अगर डेरिवेशन करने लगे तो 2 दिन निकल जाएंगे, राइट। तो हमने डायरेक्ट रिजल्ट देखने हैं और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम क्वेश्चन भी जो है आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने अजम्पशन की है कि जो एटम्स हैं वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ स्प्रिंग के साथ, ठीक है। एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं स्प्रिंग के साथ, राइट। अब यहाँ पे 2 एटम बेसिस है तो एक जो है NaCl कंसीडर कर लेते हैं, राइट। जो NaCl का स्ट्रक्चर है वो 2 एटम बेसिस में 1D में कंसीडर कर लेते हैं, राइट। एक का मास M1 कंसीडर कर लेते हैं और एक का मास M2 कंसीडर कर लेते हैं, राइट। यानी एक एटम M1 मास का है, एक एटम M2 मास का है। फिर से रिपीट होगा M1 M2 M1, राइट, और M2, और ये इन्फिनाइट जो है रेपिटेशन होगी जितना हमारा लैटिस है, राइट। फिर ये जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं स्प्रिंग के साथ, ये हमने पहले ही अज्यूम किया है कि लैटिस वाइब्रेशन में हमने ये कंसीडर करना है कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ स्प्रिंग के साथ जुड़े हुए हैं, स्प्रिंग है और साथ में वो सिंपल, जब वो वाइब्रेट करेंगे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है शो करेंगे। ये 2 हमने अजम्पशन शुरू में ही कर ली थी जब हमने लैटिस वाइब्रेशन शुरू किया था, राइट। अब क्या करना है, ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब इसमें लगा दी हमने एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो इस सिस्टम ने खुद को रिस्टोर करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लगाई। रिस्टोरिंग फोर्स को हम कैसे लिखते थे, हुक्स लॉ से लिखते थे, राइट। और हुक्स लॉ में उसके बाद उस यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यूज, फोर्स की टोटल वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या निकाली थी, फ्रीक्वेंसी निकाली थी, ठीक है। 1D मोनोटॉमिक लैटिस में हमने ऐसे किया था, 1D मोनोटॉमिक लैटिस में हमने वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी निकाली थी। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमने 2 केस किए थे, एक किया था स्मॉलर के का और लार्जर के का। के क्या होता है, डायरेक्शन होती है वेव्स की, वेव वेक्टर होता है, डायरेक्शन होती है वेव्स की, राइट। फिर हमने फेज वेलोसिटी देखी थी और ग्रुप वेलोसिटी देखी थी मोनोटॉमिक लैटिस की। वही चीज हम यहाँ करेंगे। हमने जो है अब डायरेक्ट मैं आपको फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट लिखवाऊंगी क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी डेरिवेशन, तो आपने जो है डायरेक्ट रिजल्ट
फ्रीक्वेंसी का लिखना है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या है? फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की, जो साउंड वेव प्रोड्यूस हुआ NaCl में, ठीक है, NaCl में जब हमने एक्सटर्नल डिस्टरबेंस क्रिएट की फोर्स लगाकर, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू आती है? C इंटू, ये याद करना है आपने, m1 प्लस 1/m2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/m1 प्लस 1/m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/m1 प्लस 1/m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन Ka/2 m1 m2, ठीक है। ये याद करना है, ये वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, साइन स्क्वायर है, राइट। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, यहां पे मैंने लगाया है प्लस माइनस, यानी एक बार जो है ओमेगा की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू प्लस होगी और एक बार जो है माइनस होगी। वो डिपेंड करेगा हमारे कौन सी ब्रांच के लिए ये वैल्यूज हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। ये जो है टोटल वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, राइट। आप लिखिएगा अगर ओमेगा प्लस है, राइट, यानी हम यहाँ पे ब्रैकेट के बाद प्लस वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। चलिए पहले माइनस वैल्यू कंसीडर करके देखते हैं। माइनस है तो माइनस होगा हमारा अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए, अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए जो है हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो वो कितनी होगी? C इंटू 1/m1, अगर 2-3 बार लिख लेंगे तो याद हो जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 1/m1 प्लस 1/m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर Ka/2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके लिए? अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए। अब हमने लिखनी है ऑप्टिकल ब्रांच के लिए, तो जो ओमेगा प्लस वाली वैल्यू है वो ऑप्टिकल ब्रांच के लिए आ जाएगी, इज इक्वल टू C इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1/m1 प्लस 1/m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर Ka/2 अपॉन m1 प्लस m1 इंटू m2। ये क्या है? ऑप्टिकल और अकॉस्टिकल की, यानी जो मैंने टोटल फ्रीक्वेंसी में प्लस माइनस लगाया है ना, बस वही। अगर प्लस वाली टर्म ले रही हूं मैं तो वो ऑप्टिकल ब्रांच के लिए है, और माइनस वाली टर्म ले रही हूं मैं तो वो अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए है, राइट। अब हम जो है अलग अलग केसेस करेंगे, स्मॉलर के और लार्जर के पहले अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए करेंगे, फिर ऑप्टिकल ब्रांच के लिए करेंगे। और क्वेश्चन क्या आता है वो कि कितनी अकॉस्टिकल ब्रांच होती है किसी सिस्टम में, या फिर कितनी ऑप्टिकल ब्रांच होती है किसी सिस्टम में, क्वेश्चन तो वहां से आता है, ठीक। तो पहले हम स्मॉलर के और लार्जर के लिए जो है वैल्यूज देख लेंगे, राइट। तो अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए नेगेटिव वाली टर्म है और ऑप्टिकल ब्रांच के लिए पॉजिटिव वाली टर्म है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं आप। और यहां से लास्ट बार जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगी, ठीक। तो सबसे पहले लेते हैं अकॉस्टिकल ब्रांच। क्वेश्चन दो चीजों से आएगा, या तो हमसे फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन पूछेंगे, राइट, या फिर ग्राफ से पूछेंगे, है ना, या फिर नंबर ऑफ अकॉस्टिकल ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांच। 3 तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है इस वाले सेक्शन से, ठीक। तो पहला केस लेते हैं स्मॉलर के का। स्मॉलर के पर क्या होता है? साइन थीटा जो है नियरली इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो क्वेश्चन में क्या है? साइन Ka/2 है, तो वो जो है साइन Ka/2, हम Ka/2 लिखेंगे, ठीक है। साइन Ka/2 को हम Ka/2 लिखेंगे फ्रीक्वेंसी में। तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगी वैल्यू? चलिए हम इसको क्या से कंसीडर करेंगे? स्मॉलर के में 2 वैल्यूज लिखेंगे, स्मॉलर के यानी k इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे, राइट। तो k अगर 0 है तो हमारा साइन 0 क्या आएगा? इफ k इक्वल टू 0 देन साइन 0 इज इक्वल टू 0, राइट। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है।
तो जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी थी, 1/m1 प्लस 1/m2 माइनस अंडर रूट ऑफ 1/m1 प्लस 1/m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर KA/2m1m2। हमने क्या किया है, k को 0 पुट कर लिया है, राइट। k 0 अगर हो गया तो यहाँ पे साइन 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू जो है 0 हो जाती है, तो ये सारी टर्म जो है हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ओमेगा की क्या वैल्यू आई, ओमेगा की वैल्यू आ गई 1/m1 प्लस 1/m2। यहाँ पे क्या है, अंडर रूट है और स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये आएगा माइनस से अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई 1/m1 माइनस 1/m2। तो दो टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं, या फिर चारों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। देखो 1/m1 प्लस का 1/m1 माइनस का 1/m2 प्लस का 1/m2 माइनस का। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 0, और ओमेगा की वैल्यू √0 0 ही होता है, राइट। यानी जब के 0 है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी 0 है अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए। क्या नोट करना है, राइट, जब हमारे पास के स्मॉलर है, यहां पर लिख लेती हूं मैं, जब अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए के अगर 0 है तो ओमेगा की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 0 है, राइट। जब के 0 है तो ओमेगा की वैल्यू भी 0 है। ये हमने एक केस में कंसीडर कर लिया, इसको हम ग्राफ बनाएंगे, राइट। अब दूसरा केस लेते हैं लार्जर के का, राइट। एट लार्जर के तो लार्जर के में हमने कल भी निकाला था के की जो लिमिट्स थी वो हमने π/a कंसीडर की थी, राइट। यानी के को हम क्या करेंगे, अब π/a लिखेंगे। तो ओमेगा क्या लिखना है हमने अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए, 1/m1 प्लस 1/m2 माइनस अंडर रूट ऑफ 1/m1 प्लस 1/m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन π/a, राइट, अपॉन m1 प्लस m2। π/a कंसीडर किया, a से a कैंसिल हो गया, तो ये टर्म क्या आ गई, चलिए मैं इसको फिर से लिख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1/m1 प्लस 1/m2 माइनस ये 2 से रूट कैंसिल हो गया, 1/m1 प्लस 1/m2। यहाँ क्या आ रहा है, 4 इंटू साइन स्क्वायर π/2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस में, तो π/2 साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, साइन π/2 90 कितना होता है, 1, राइट। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1। इसको हम अंडर रूट में ही रहने देते हैं, इसको नहीं करना कैंसिल, राइट। ये सारा होल अंडर रूट में ही रहने दीजिए। 1/m2 माइनस ये क्या है, स्क्वायर है, तो यहां क्या बचा, 1/m1 प्लस 1/m2 का होल स्क्वायर माइनस 4/m1 m2, राइट। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को खोल लेते हैं, किस फॉर्म में, a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से लिख सकते हैं ना, राइट। तो कैसे खोलेंगे, ओमेगा पॉजिटिव इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2 माइनस यहाँ क्या आ गया, 1/m1 का स्क्वायर प्लस में है 1/m2 का स्क्वायर प्लस 2/m1 m2 आ गया ना, 2ab, a क्या है 1/m1, b क्या है 1/m2, 2 इंटू 1/m1 2 इंटू 1/m2 कितना आ गया, 2/m1 m2 माइनस 4/m1 m2। इससे ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां लिख देते हैं, ओमेगा प्लस इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2 माइनस रूट ऑफ 1/m1 का स्क्वायर प्लस 1/m2 का स्क्वायर माइनस 2/m1 प्लस m1 इंटू m2 आ रही है यही टर्म। और ये वाला फॉर्मूला देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। चलिए अब इसे जो है कंबाइंड करके लिख लेते हैं। तो ओमेगा पॉजिटिव की क्या वैल्यू आ रही है, ये 1/m1 प्लस 1/m2
माइनस सी इंटू, ओहो यहाँ ना सी है बीच में, मैंने शुरू में लिखवाना भूल गई थी, प्लस माइनस सी इंटू होगा माइनस सी इंटू, ठीक, इसको अपडेट कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस सी की टर्म भी रहने वाली है, माइनस सी इंटू रूट ऑफ 1/m1 माइनस 1/m2 का होल स्क्वायर, राइट। तो अब ये होल स्क्वायर जो है ये यहां पर भी सी है, सी इंटू, ध्यान रखना है सी इंटू है, मेरे को सी छूट गया था, है ना, शुरू से ही आपने सी को लिख लेना है, राइट। तो ये स्क्वायर से अंडर रूट हो जाएगा कैंसल, तो ये क्या आ गया ओमेगा प्लस c/m1 c/m2 माइनस c/m1 प्लस c/m2, तो m2 वाली टर्म कैंसिल, नहीं m1 वाली टर्म कैंसिल हो रही है ना, m1 वाली टर्म जो है कैंसिल हो रही है, तो ओमेगा प्लस का स्क्वायर है ये, है ना, तो ओमेगा प्लस का स्क्वायर क्या आ रहा है 2c/m2, ओमेगा प्लस कितना आ गया रूट ऑफ 2c/m2, ये वैल्यू आ गई ओमेगा प्लस की, जब k क्या है π/a, तो दूसरी आ गई कॉस्टिकल ब्रांच की टर्म k आ गया π/a, तो ओमेगा प्लस की क्या वैल्यू आ गई रूट 2c/m2, लिख लिया रूट 2c/m2, राइट। अब हम बढ़ चलेंगे अब ऑप्टिकल ब्रांच में स्मॉलर वैल्यू और लार्जर वैल्यू के लिए k की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, स्मॉलर के और लार्जर के भी। ओके, तो ऑप्टिकल ब्रांच सबसे पहला केस आएगा एट स्मॉलर के यानी के 0, ठीक है, एट के इक्वल टू 0 यानी स्मॉलर के का केस, राइट। तो सबसे पहले ओमेगा माइनस है, यहाँ पे प्लस है ना, वही चीज मैंने गड़बड़ कर दी है क्या, हाँ यहाँ पे माइनस है, ऑप्टिकल ब्रांच में ओमेगा माइनस है ना, और यहाँ पे ओमेगा प्लस है, तो क्या है c इंटू सी अपडेट कर लीजिएगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में 1/m1 प्लस 1/m2, माइनस नहीं है यहाँ पे प्लस है, प्लस c इंटू अंडर रूट ऑफ 1/m1 प्लस 1/m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर KA/2/m1m2, राइट। ये वैल्यू है ओमेगा की ऑप्टिकल ब्रांच के लिए, राइट। अब के क्या करना है पुट 0 पुट करेंगे, तो साइन 0 k इक्वल टू 0, तो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये टर्म हो गई हमारी 0। ओमेगा प्लस का स्क्वायर कितना बन के आ रहा है c/m1 प्लस c/m2 प्लस c इंटू ये 0 हो गया सारा का सारा, और स्क्वायर से अंडर रूट कट, तो प्लस c/m1 प्लस c/m2, राइट। यही टर्म आ रही है ना, तो ओमेगा प्लस का स्क्वायर कितना आ रहा है, इसको अगर प्लस कर देंगे सारा का सारा, तो 2c/m2 ऐसे आ जाएगा ना, 2c/m1 प्लस 2c/m2, राइट। तो 2c को ले लेंगे कॉमन, 2c इंटू 1/m1 प्लस 1/m2, तो ये प्लस है, ओमेगा प्लस इज इक्वल टू रूट ऑफ 2c इंटू 1/m1 प्लस 1/m2, ये वैल्यू आ गई ओमेगा प्लस की, यानी फ्रीक्वेंसी की एट के इक्वल टू 0 फॉर ऑप्टिकल ब्रांच, क्लियर, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देती हूं, जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तब ये यूज होने वाला है ऑप्टिकल ब्रांच के लिए एट, अच्छा यहां पे लिख देते हैं के इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस कितना आ गया रूट ऑफ 2c इंटू 1/m1 प्लस 1/m2, ठीक है। चलिए सेकंड केस करते हैं एट लार्जर के यानी के π/a पे, राइट। चलिए अगला केस आता है हमारा एट लार्जर के यानी के की वैल्यू आप कंसीडर करेंगे π/a, राइट।
तो क्या है ओमेगा प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस c इंटू अंडर रूट ऑफ 1/m1 प्लस 1/m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के a बाय 2/m1 इंटू m2। राइट, के को करेंगे पुट पाई बाई a, तो क्या है साइन क्या है साइन के a बाय 2, साइन पाई बाई a इंटू a बाय 2, क्या आ गया साइन पाई बाई 2, साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो यहां से क्या आ रहा है ओमेगा प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस c इंटू अंडर रूट ऑफ 1/m1 प्लस 1/m2 का होल स्क्वायर माइनस 4/m1 इंटू m2। क्लियर, ये आ गई वैल्यू। अब हमने ये वाला जो स्क्वायर होल स्क्वायर है इसे खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, तो इसे खोलते हैं। ओमेगा प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू c/m1 में डायरेक्ट लिख रही हूं अब c/m2 प्लस c इंटू 1/m1 का ये रूट है 1/m1 का होल स्क्वायर प्लस 1/m2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। वो जो डायरेक्ट पीछे से आ रहा था ना वैसा ही सेम चलेगा ये। राइट, तो ये 4 माइनस का है 2 प्लस का है, कैंसिल हो गया। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, अब यहाँ पे क्या बच रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बच रहा है, माइनस 2ab बच रहा है ना यहाँ से। राइट, तो ओमेगा प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू c/m1 प्लस c/m2 प्लस c इंटू अंडर रूट ऑफ 1/m1 माइनस 1/m2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्या हुआ, ये दोनों 4 से 2 माइनस, तो माइनस 2ab बच रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है 1/m1 है, b क्या है हमारे पास 1/m2 है। राइट, तो इससे स्क्वायर से अंडर रूट कट, तो क्या बच रहा है हमारे पास ओमेगा प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू c/m1 प्लस c/m2 प्लस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस c/m2 माइनस c/m2, ये प्लस c/m2 है ना, ये m1 है ये m2 है, ये 2 है और ये m1 है, तो 2 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक प्लस की है एक माइनस की है। तो ओमेगा प्लस क्या आ गया 2c/m1 और ओमेगा प्लस कितना आ गया रूट 2c/m1। k इज इक्वल टू पाई बाई a पर ओमेगा प्लस की ये वैल्यू आ रही है। राइट, k इज इक्वल टू पाई बाई a जब है तो ओमेगा प्लस की वैल्यू क्या है रूट t 2c/m1। राइट, तो यहां से 2-3 चीजें हमें दिख रही हैं क्या, अकॉस्टिकल ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांचेस की टर्म्स देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे ओमेगा और के बीच में ग्राफ बनाएंगे। राइट, ग्राफ बिटवीन ओमेगा एंड के। इधर को हम के कंसीडर करेंगे, यहां को के नेगेटिव, यहां को ओमेगा नेगेटिव और ये ओमेगा पॉजिटिव। तो एक चीज देखिए, चलिए पहले अकॉस्टिकल ब्रांच में ड्रॉ करती हूं। जब के 0 है तो ओमेगा नेगेटिव भी क्या है 0 है। राइट, जब के 0 है तो हमारा ओमेगा नेगेटिव भी क्या है 0 है, यानी ये कहां से शुरू होने वाले हैं के 0 है और ओमेगा नेगेटिव भी हमारा क्या है 0 है। ठीक है, कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा होगा। राइट, जब के 0 है तो हमारा ओमेगा नेगेटिव भी क्या है 0 है। ये कौन सा है अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए। राइट, अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए जब के 0 है तो ओमेगा नेगेटिव भी 0 है। राइट, और फिर के जब पाई बाई ए है तो पाई बाई ए हमने यहां जैसे कंसीडर किया था, हमने क्या किया था फर्स्ट ब्रिलियन जोन, यानी के 0 है ओमेगा 0 है, के की कुछ वैल्यू तो ओमेगा की भी कुछ वैल्यू। तो ये लीनियर रिलेशन टाइप हमने 1D में भी देखा था कि उसके बाद जो है ये क्या करेंगे साइन वेव की तरह वेरी करेंगे अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए। राइट, तो जब के क्या है पाई बाई ए, यानी के की वैल्यू क्या है यहाँ पर के क्या है पाई बाई ए है, तो इस पॉइंट पर भी क्या है के पाई बाई ए है। तो ओमेगा नेगेटिव की क्या वैल्यू है
√2c/m2 क्या है, √2c/m2 है, ठीक है, √2c/m2 है, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है k π/a मैक्सिमम है, लार्जर है इस जगह। यहां पे भी सेम यही होगा, k क्या होगा -π/a और ओमेगा की वैल्यू होगी नेगेटिव में 2c/m2, राइट। तो ये क्या है हमारे पास, अकॉस्टिकल ब्रांच है, राइट। अकॉस्टिकल ब्रांच का ये ग्राफ है। अब ऑप्टिकल ब्रांच का ग्राफ अगर बनाया जाए तो ऑप्टिकल ब्रांच में k अगर जीरो है तो ओमेगा जीरो से शुरू नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओमेगा पॉजिटिव की कोई वैल्यू है, राइट। k जीरो है, ओमेगा जीरो से शुरू नहीं हो रहा है, इट मींस ऑप्टिकल ब्रांच हमारी जो है जीरो से शुरू नहीं होगी, ऑप्टिकल ब्रांच हमारी जीरो से शुरू नहीं होगी। k को हम जो है यहां जैसे बना लेंगे अब, राइट। k तो जीरो बन गया, यहां इस पॉइंट पर देखिए ओरिजिन ही है, k इस लाइन पर सभी ओमेगा पॉजिटिव की इस लाइन पर सभी जगह जीरो ही रहेगा, राइट। k जीरो है बट ओमेगा पॉजिटिव की कुछ वैल्यू है, इट मींस इसको ओरिजिन से नहीं शुरू करना है, इसको थोड़े ऊपर से यहाँ जो है ओमेगा की कुछ वैल्यू है, ओमेगा पॉजिटिव इज इक्वल टू 2c इंटू 1/m1 प्लस 1/m2, राइट। यहां से ये ऑप्टिकल ब्रांच शुरू होने वाली है, राइट। क्लियर। फिर उसके बाद ये जो है अब ये चीज ध्यान रखनी है कि क्या ये वाली टर्म लार्जर है या फिर ये वाली टर्म लार्जर है, क्या ये वाली टर्म लार्जर है या ये वाली टर्म लार्जर है। लार्जर तो जो है ये वाली टर्म है, राइट, ये बड़ी टर्म है, तो यहाँ पे ग्राफ जो है थोड़ा दूसरी तरफ को जाएगा, राइट। ये ऊपर की तरफ जा रहा था ना साइन ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ जो है इस तरह इस डायरेक्शन में जाएगा ना, ये इस तरह से साइन वेव चलेगी, राइट, इस तरह से साइन वेव चलेगी, ओके। क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो ये k π/a पे जो है लार्जर वैल्यू नहीं है, k जीरो पे लार्जर वैल्यू है ओमेगा की, ठीक। क्या चीज, k जीरो पे लार्जर वैल्यू है ओमेगा की और k π/a पे स्मॉलर वैल्यू है ओमेगा की, राइट। तो k π/a पे यहां पर π/a है तो ओमेगा नेगेटिव, ओमेगा पॉजिटिव की क्या वैल्यू है, √2c/m1, है ना। ये क्या है, स्मॉलर वैल्यू है और ये लार्जर वैल्यू है। मैक्सिमम जो है ओमेगा ओरिजिन पर है और मिनिमम जो है हमारे k इज इक्वल टू π/a पर है ओमेगा की वैल्यू, ठीक, क्लियर। तो इसी तरह से जो है ये साइन ग्राफ चलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ओरिजिन पे आ जाएगी और ये साइन ग्राफ सेम इसी तरह से अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए भी चलेगा। अब हमने देखा कि जहां अकॉस्टिकल ब्रांच का मैक्सिमा है उस जगह ऑप्टिकल ब्रांच का मिनिमा है, राइट। यानी दोनों के साइन ग्राफ में जो है वेरिएशन है और ये जो गैप आ रहा है बीच में, ये आ रहा इन दोनों के बीच में गैप, ये गैप कहलाता है फॉरबिडन गैप। ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, अकॉस्टिकल ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांच के बीच में, ये कहलाता है फॉरबिडन गैप, राइट। एक क्या बताता है कि जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी पार्टिकल की वो लाई करेगी बिटवीन द रेंज ऑप्टिकल ब्रांच और अकॉस्टिकल ब्रांच, ठीक। यानी जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी पार्टिकल की वो इन दोनों ऑप्टिकल ब्रांच और अकॉस्टिकल ब्रांच के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू से और मिनिमम वैल्यू से हम माइनस करेंगे। अब हमें यह पता लगना चाहिए कि ओमेगा पॉजिटिव बड़ा है या ओमेगा नेगेटिव बड़ा है, तो हमारे पास जो है ओमेगा पॉजिटिव इससे बड़ा है ना, और ये छोटी टर्म है ना, दिख रहा है हमें ओमेगा पॉजिटिव की लार्जर वैल्यू है। तो फॉरबिडन गैप कैसे निकालेंगे, ऐसे दिख रहा है, ओमेगा है, यहां पर ओमेगा की कम वैल्यू है ये इस जगह और यहां पर ओमेगा की बड़ी वैल्यू आ रही है, राइट। तो ओमेगा पॉजिटिव माइनस ओमेगा नेगेटिव,
तो फॉरबिडन गैप कितना निकल के आएगा, √2c/m1 माइनस √2c/m2। ये फॉरबिडन गैप की वैल्यू निकल के आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक चीज यहां से नोट करनी है कि जो m1 और m2 अगर बराबर हैं तो फॉरबिडन गैप हमारा ठीक है। जब ये फॉरबिडन गैप बढ़ेगा कैसे, ये बढ़ेगा m2 पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन m2, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। स्टार लगा कर लिखिएगा। फॉरबिडन गैप जो है किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है m2 पर। अगर हिंदी में लिख देती हूं, m2 जो है लार्ज है, इनटू इंक्रीज करेगा। अगर m2 मास इंक्रीज करेगा सेकेंड पार्टिकल का, तो फॉरबिडन गैप भी जो है हमारा इंक्रीज करेगा। राइट अगर मास m2 जो है डिक्रीज करेगा तो फॉरबिडन गैप भी हमारा डिक्रीज करेगा। ओके तो फॉरबिडन गैप हमारा डिपेंड करेगा m2 मास पर। m2 अगर इंक्रीज करता है तो फॉरबिडन गैप भी हमारा इंक्रीज करेगा, और m2 हमारा डिक्रीज करेगा तो फॉरबिडन गैप भी हमारा जो है डिक्रीज करेगा। ये है डायटोमिक के केस में। अब आप बोलोगे मैम हमने मोनोटॉमिक के केस में तो फॉरबिडन गैप देखा ही नहीं। मोनोटॉमिक के केस में m1 m2 का तो कोई केस नहीं था, वहां पर m ही जो था रिलेशन था। तो फॉरबिडन गैप जो है हमारा, अगर क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के पूछ लें कि मोनोटॉमिक लैटिस के लिए फॉरबिडन गैप की कितनी वैल्यू रहेगी, तो वो रहेगी जी 0, क्योंकि मासेस का कोई डिफरेंस नहीं है हमारे मोनोटॉमिक लैटिस में। क्लियर, फॉरबिडन गैप जो है मोनोटॉमिक लैटिस के लिए 0 रहने वाला है, या फिर फॉरबिडन गैप डिसअपीयर हो जाएगा क्योंकि वहां पर सिर्फ अकॉस्टिकल ब्रांच ही है। ओके तो ऑप्टिकल ब्रांच और अकॉस्टिकल ब्रांच कैसे आती है वो भी हमने देखा कि अगर मोनोटॉमिक लैटिस है, सिंगल लैटिस है, सिंगल एटम बेसिस है, तो वहां पर सिर्फ अकॉस्टिकल ब्रांच होती है, और जहां पर डायटोमिक लैटिस है तो इन ग्राफ के बीच में जो रिलेशन है वही ये ब्रांचेस है, कुछ नहीं है बाकी। जो ग्राफ के बीच में जो रिलेशन है वही ये ब्रांचेस है। तो मोनो डायटोमिक लैटिस में हमें जो है 2 वैल्यूज दिखेंगी फिर m1 और m2 की वजह से। ठीक है, तो ऑप्टिकल ब्रांच आएगी हमारे मिनिमम 2 एटम बेसिस रहेगा तब। तो क्वेश्चन क्या आता है, ग्राफ का आ जाएगा, है ना, ग्राफ किस तरह से होता है ऑप्टिकल ब्रांच और अकॉस्टिकल ब्रांच का। साथ में फॉरबिडन गैप के बारे में पूछ लेंगे कि फॉरबिडन गैप जो है कौन से वाले मास पर डिपेंड करता है, तो फॉरबिडन गैप जो है हमारा m2 मास पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट फर्दर क्या क्वेश्चन आता है कि किसी भी सिस्टम के लिए, चाहे वो मोनोटॉमिक है डायटोमिक है, हमने तो 1D सिस्टम देखा, जब 2D सिस्टम आ जाएगा तो बहुत सारी ऑप्टिकल ब्रांच और अकॉस्टिकल ब्रांचेस इंक्रीज कर जाएंगी, है ना, इंक्रीज कर जाएंगी। नंबर ऑफ अकॉस्टिकल ब्रांच और नंबर ऑफ ऑप्टिकल ब्रांचेस जो है इंक्रीज कर जाएंगी जब सिस्टम की डायमेंशन चेंज हो जाएंगी। 1D से 2D जब आ जाएंगे तब ज्यादा बढ़ जाएंगी, जब 3D में आ जाएंगे तो फिर उससे ज्यादा हो जाएंगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ अकॉस्टिकल ब्रांच एंड नंबर ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच। और ये पीजीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम के, तो हम ये देख लेते हैं। ओके यानी मैं आपको जो है शॉर्ट ट्रिक अब बताऊंगी कि कैसे फाइंड आउट करते हैं अकॉस्टिकल ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांच को। हाँ, एक और चीज लिखिएगा कि जो ऑप्टिकल ब्रांच की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो मैच कर जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, और जो अकॉस्टिकल ब्रांच की जो फ्रीक्वेंसीज है वो साउंड वेव के बीच में ही लाई करती है। क्या चीज लिखनी है, ऑप्टिकल ब्रांच की जो फ्रीक्वेंसीज है वो मैच कर जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, और जो ऑप्टिकल ब्रांच की फ्रीक्वेंसीज है वो साउंड वेव्स के बीच में ही लाई करती है। अब हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, टेबल बनाना सीखेंगे, राइट, क्वेश्चन भी करेंगे। आज हमारा लैटिस वाइब्रेशन वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट टॉपिक बचता है, नंबर ऑफ अकॉस्टिकल ब्रांचेस एंड ऑप्टिकल ब्रांचेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, वहां से याद रखना है, और ये चीज ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो शॉर्ट ट्रिक है ये, टू फाइंड नंबर ऑफ अकॉस्टिकल ब्रांच एंड
for a system. Right? Short trick to find number of acoustical branch and optical branches for a system. Right? ओके तो एक टेबल ड्रॉ कर लेना है. ओके इससे पहले आपने क्या नोट कर लेना है, पी. पी पी क्या होगा, एक मैं पी टर्म आपको लिखवाऊंगी कि पी क्या है. तो पी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट पर परमिटिव यूनिट सेल. या फिर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ बेसिस. ये परमिटिव यूनिट सेल छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ एटम्स इन अ बेसिस लिखिए, वो ज्यादा इजी है. एटम्स इन अ बेसिस कि बेसिस में कितने नंबर ऑफ एटम है वो पी निकल के आएगा. अब आपने एक टेबल ड्रॉ कर लेना है. राइट टेबल में सबसे पहले लिखिएगा डायमेंशंस. डायमेंशंस सेकंड लिखना है अकॉस्टिकल ब्रांचेस. ऑप्टिकल ब्रांचेस और टोटल यानी अकॉस्टिकल ब्रांच प्लस ऑप्टिकल ब्रांच. राइट तो डायमेंशंस क्या, सिस्टम 1D है 2D है या 3D है. राइट 1D सिस्टम 2D सिस्टम और 3D सिस्टम. राइट नंबर ऑफ अकॉस्टिकल ब्रांचेस और ऑप्टिकल ब्रांचेस कितनी होती हैं. आपने अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि डायरेक्ट है, अगर 1D है तो 1 अकॉस्टिकल ब्रांच होगी, 2D है तो 2 अकॉस्टिकल ब्रांचेस होंगी, 3D सिस्टम है तो 3 अकॉस्टिकल ब्रांचेस होंगी. राइट 1 2 3 तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिएगा. राइट यानी अगर 1D सिस्टम है तो 1 अकॉस्टिकल ब्रांच, 2D सिस्टम है तो 2 अकॉस्टिकल ब्रांच, 3D सिस्टम है तो 3 अकॉस्टिकल ब्रांच. जैसे हमने 1D के ही 2 केसेस पढ़े, 1D मोनोएटॉमिक और 1D डायएटॉमिक. तो अकॉस्टिकल ब्रांचेस हमने कितनी कितनी देखी थी वहां पे, 1 ही देखी थी, है ना. 1D सिस्टम था तो अकॉस्टिकल ब्रांचेस कितनी है, 1. राइट अगर 2D सिस्टम हो जाएगा तो अकॉस्टिकल ब्रांचेस 2 और 3D सिस्टम हो जाएगा तो अकॉस्टिकल ब्रांचेस 3. ओके फिर अब ऑप्टिकल ब्रांच के लिए फॉर्मूला है, ऑप्टिकल ब्रांच के लिए क्या फॉर्मूला है वो लिखिए. ये है, यहां पे लिखना है 1p माइनस 1, 1p माइनस 1. यहां पे लिखना है 2p माइनस 2, 2p माइनस 2 और यहां पे लिखना है 3p माइनस 3. यही फॉर्मूला है, ऐसे ही निकलेगा, है ना. 1p माइनस 1, 2p माइनस 2 और 3p माइनस 3. और फिर ये प्लस कर लेंगे, इनको प्लस कर लेंगे, जैसे 1 प्लस 1p माइनस 1, है ना. और ये सेम चीज आ जाएगी. ओके यहां पर क्या है, टोटल के लिए जब इसको निकालेंगे तो 1p माइनस प्लस इंटू माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहां पे आएगी 1p 2p और 3p. इतना तो क्लियर हो गया कि अगर 1D सिस्टम है, p जो है 1 एटम बेसिस है तो p 1 होगा, है ना. जैसे 1 एटम बेसिस है तो 1 होगा p, 2 एटम बेसिस है तो उसके लिए 2p. जैसे यहां पर साथ में लिख लीजिएगा मोनोएटॉमिक के लिए 1, p की वैल्यू 1, डायएटॉमिक के लिए p की वैल्यू 2, ट्राइएटॉमिक के लिए p की वैल्यू 3 और सो ऑन, वैसे ही, है ना. तो p अगर 1D मोनोएटॉमिक है तो टोटल ब्रांचेस कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट. 1p मोनोएटॉमिक है तो टोटल में p क्या है, 1 है मोनोएटॉमिक के लिए, तो 1 इंटू 1 ही जो है टोटल ब्रांचेस होगी, एक ही अकॉस्टिकल ब्रांच होती है वहां पर. अगर 2p है, 2p डायएटॉमिक केस है ना. डायएटॉमिक केस के लिए टोटल ब्रांचेस कैसे लिखनी है, तो 2p होता है, p डायएटॉमिक के लिए p की वैल्यू 2 इंटू 2, 4 जो है हमारे पास टोटल ब्रांचेस होंगी. बट 4 अब कैसे निकालेंगे, इतना तो पता है अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए 2 होती है ना. निकालना कैसे है वो देख लेते हैं. राइट तो ये टेबल आपने नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से शॉर्ट ट्रिक हमारी निकल के आएगी. ओके तो एक केस में यहां पर वो एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेती हूं, है ना.
जैसे लिख लीजिए डायाटॉमिक 1D, डायाटॉमिक, ये क्या है, एग्जाम्पल है। डायाटॉमिक 1D में ब्रांचेस लिखनी है, तो अकॉस्टिक ब्रांचेस कितनी है, 1D सिस्टम है, 1D सिस्टम के लिए अकॉस्टिक ब्रांचेस 1 2 3 ऐसे ही है ना, अकॉस्टिक ब्रांच आ गई 1 है ना। फिर ऑप्टिकल ब्रांच, तो ऑप्टिकल ब्रांच डायाटॉमिक सिस्टम 1D के लिए ऑप्टिकल ब्रांच कितनी होती है, 1p-1। इतना सा चीज याद है ना, ऑप्टिकल ब्रांच 1D सिस्टम के लिए 1p-1 होती है। तो डायाटॉमिक है, p की वैल्यू है यहाँ पर, p क्या है, 2 है, राइट, p क्या है, 2 है ना। तो 2 1 इंटू 2 -1, 2 -1 कितना आ गया, 1। क्लियर, यानी ऑप्टिकल ब्रांच कितनी आ गई, 1 आ गई। ओके, फिर डायाटॉमिक के लिए 1D सिस्टम के लिए टोटल ब्रांचेस, 1D सिस्टम के लिए टोटल ब्रांचेस, राइट। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारे पास 1D सिस्टम के लिए 1p, तो p की वैल्यू क्या है, 2 है, 1 इंटू 2, p की वैल्यू 2 है, डायाटॉमिक सिस्टम के लिए p की वैल्यू 2 है। क्लियर, तो 1 इंटू 2, तो टोटल ब्रांचेस आ गई 2 हमारे पास, एक आ गई ऑप्टिकल ब्रांच और एक आ गई अकॉस्टिकल ब्रांच। इस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ओके, तो ये है एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको सिखा दिया किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आप एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया था वो देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे टोटल 1 इंटू 2 ब्रांचेस आ गई। ये टेबल आपने नोट कर लेना है, ध्यान में रखना है, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था वो देख लेते हैं आप। लास्ट पीजीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, राइट। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कंसीडर अ 2 डायमेंशनल, कंसीडर अ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल, 2D क्रिस्टल है, क्रिस्टल with 3 atom bases, with 3 atom bases, right, the number of allowed, नोट कर लीजिएगा ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, the number of allowed ऑप्टिकल ब्रांच, ऑप्टिकल ब्रांच, ऑप्टिकल ब्रांच के लिए दिया गया है n, एंड अकॉस्टिकल ब्रांच m, acoustical branch M due to lattice vibration, due to lattice vibration, right, R। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है, एक है ए में NM करके लिखा हुआ है, NM इक्वल टू 2 4, बी ऑप्शन दिया गया है NM 3 3, सी ऑप्शन दिया गया है NM 4 2 और डी ऑप्शन दिया गया है NM 1 5। और इतना इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। सिस्टम क्या है, 2D सिस्टम है, 2D सिस्टम है और 3 एटम बेसिस है। सॉल्व कैसे करना है वो चीज, 3 एटम बेसिस है, यानी P की वैल्यू क्या है, 3 है। और हमें पूछा है ऑप्टिकल ब्रांच के लिए दिया गया है N और अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए दिया गया है M, राइट। तो हमें पता है कि 2D सिस्टम के लिए डायरेक्ट होता है 1 2 3 अकॉस्टिकल ब्रांचेस, है ना। तो 2D सिस्टम के लिए M की वैल्यू तो आ गई 2, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, है ना। 2D सिस्टम के लिए M की वैल्यू तो आ गई 2, क्लियर है, याद है हमें, है ना। और अब ऑप्टिकल ब्रांच में 2D सिस्टम के लिए 3 एटम बेसिस में कैसे निकालेंगे। ऑप्टिकल ब्रांच के लिए फॉर्मूला है 2D सिस्टम के लिए है 2p-2, यही है 2p-2। तो P की वैल्यू है 3, 2 इंटू 3-2, 6-2 आ गया 4, यानी n की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब यहाँ पे n क्या है, 4 है और m क्या है, 2 है, राइट। ये हमने आंसर निकाल लिया, n क्या है, 4 है और m क्या है, 2 है। nm 4, 2 4, n की वैल्यू 2, m की वैल्यू 4। ये यही तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में, है ना।
n की वैल्यू 2 दी है, बट हमने निकाली है n की वैल्यू 4, और n की वैल्यू 4 वाला कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है, तो यही वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। राइट, तो इस तरह से हमने जो है सॉल्व करना है अकॉस्टिकल ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांचेस के नंबर ऑफ अकॉस्टिकल ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांचेस जो है निकालने आती है। तो आज की क्लास में हमारा ये वाला चैप्टर लैटिस वाइब्रेशन वाला कंप्लीट हो गया है। किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो हमने देख लिया है। कल की क्लास में हम स्पेसिफिक हीट, लैटिस स्पेसिफिक हीट वाला जो है चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप कोई डाउट नहीं हो, कोई भी डाउट होगा तो आपने चैट बॉक्स में पूछ लेना है। आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और दोस्तों तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।